वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार आज की क्लास में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। कल की क्लास में मैंने आपके सामने संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंध में, जिसको हम लोग यूएनओ कहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके समक्ष रखी। मैंने आपको स्पष्ट किया कि यूएनओ के महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं और उन अंगों में से महासभा जनरल असेंबली के बारे में मैंने आपको डिटेल किया। आज हम लोग यूएनओ के दूसरे अंग की चर्चा करेंगे, जो है सुरक्षा परिषद। बच्चों, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी अंगों में से बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि यूं कहे कि सभी अंगों में सबसे ज्यादा डोमिनेंट आर्गन है सुरक्षा परिषद। तो इसको हम लोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नाम से भी जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से भी जानते हैं। तो पहले पीपीटी के माध्यम से समझ लें कि हम लोग इसकी डिटेल चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि यूएनओ के सभी अंगों की तुलना में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे ज़्यादा सवाल बनने की भी संभावना अधिक होती है। तो इनके किस किस आयाम की हम लोग चर्चा करेंगे, तो देखेंगे कि सबसे पहले ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, यानी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर हम लोग देखेंगे कि इसकी संरचना क्या है, यानी इसका स्ट्रक्चर कैसे है, कैसे निर्मित होती है सुरक्षा परिषद। फिर हम देखेंगे कि इसकी कार्य और शक्तियाँ क्या हैं, पावर क्या है, वर्क क्या है। फिर हम देखेंगे कि क्या इसमें किसी सुधार की आवश्यकता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। और फिर देखेंगे कि यूएनएससी अर्थात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या प्रासंगिकता है। तो इन्हीं बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जब हम लोग क्या का आंसर ढूंढने जाएंगे, तो देखेंगे कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ की ऐसी संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण नीति निर्णयों का क्रियान्वयन करती है। तो पहली बात जान लें, ये कैसी संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण नीति निर्णय हैं उनका क्रियान्वयन करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। अब ध्यान रखना, क्रियान्वयन किसी भी जैसे देश के संदर्भ में लेते हैं, तो देश ने नीतियां बनाई, कानून बनाए और उनके कानून का पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कार्यपालिका की। तो अगर वैश्विक दृष्टिकोण से देखें तो ये क्या है, सुरक्षा परिषद भी एक कार्यपालिका का रोल अदा करती है, एक कार्यपालिका की ही तरह कार्य करती है। तो ये दिमाग में रखना है। इससे प्रश्न बन सकता है कि यह एक कार्यपालिका की भांति कार्य करती है। इसका गठन संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 24, ये ध्यान रखना है, आर्टिकल 24 ऑफ संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसके अनुच्छेद 24 के तहत इसका गठन किया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा, इसको आप तैयार रखेंगे। इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, ये भी ध्यान रखें बच्चों। भी देखेंगे कि हम लोग इसके उद्देश्य में देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और शांति और सुरक्षा आप कैसे स्थापित करते हैं? क्या बिना आर्मी, क्या बिना शक्ति के शांति सुरक्षा की स्थापना करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसीलिए इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन निकल सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, अर्थात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। तो कंसंट्रेट कहाँ पर करना है कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इसके गठन के पीछे का मेन मोटिव जो है वो केवल इतना है कि वैश्विक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित हो। विश्व में किसी भी प्रकार के अतिवादी व आतंकवादी गतिविधियों को रोकना। यानी अतिवादी का अर्थ ये है कि विश्व में कोई भी एक ऐसा देश या कोई एक ऐसा भूखंड जो किसी विचारधारा के प्रति अतिवादी हो जाए, तो अशांति का खतरा उत्पन्न हो जाए, तो उस पर भी नियंकुश लगाना। और जो वैश्विक आतंकवादी गतिविधियां इत्यादि हैं उन पर रोक लगाना। जर्मनी के हिटलर की तरह कोई भी तानाशाह न बन जाए, वैश्विक अशांति की स्थिति न आ जाए, इस पर रोक लगाना भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से गठन किया गया। ये तो चिंतन का विषय है कि इसका उद्देश्य दरअसल वैश्विक स्तर पर किस
मात्रा में पूरा हुआ नहीं, ये तो चर्चा और विश्लेषण का विषय है, लेकिन इसके पीछे मुख्य ऑब्जेक्टिव यही रहा है इसके गठन के पीछे। अब अगर हम लोग आगे की बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के सामने आएगा कि इसकी संरचना कैसी है। पहले हमें देखना है कि इसकी संरचना कैसी है, तो आइए देखते हैं। इससे ये संरचना वाला जो हिस्सा है, इससे सवाल बनने की पूरी संभावना होती है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल के संबंध में अगर आयोग प्रश्न पूछना चाहता है तो कहीं ना कहीं उसका दिमाग संरचना की ओर जरूर जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये इंपॉर्टेंट विषय है। तो देखिए क्या है कि सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य। पहली चीज तो इसको अपने दिमाग में सभी बच्चे बैठा लेंगे, कितने स्थायी सदस्य होते हैं? 5। वह 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। कितने? 10 अस्थायी और 5 स्थायी सदस्य। अभी इनका पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। इन 10 अस्थायी सदस्यों को 2 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है। मतलब इनका जो चुनाव है 10 अस्थायी सदस्यों का, वो दरअसल कितने वर्षों के लिए होता है? 2 वर्षों के लिए होता है। और ध्यान रखना है कि इनका चुनाव महासभा 2/3 बहुमत से करती है। यानी महासभा में कुल जितने भी देश हैं उनमें से 2/3 बहुमत का जिस देश के प्रति समर्थन होता है उसमें से उसी आधार पर 10 अस्थायी देशों का चुनाव किया जाता है। पहले इस चीज को समझ लें बच्चों। ये पहले 5 स्थायी सदस्यों को समझें। दरअसल ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं ये कोई नहीं है बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र थे। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र विजित होते हैं। तो इनमें जो राष्ट्र प्रमुख भूमिका निभाते हैं दरअसल वही क्या है? सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। ये बिल्कुल परमानेंट मेंबर हैं। और ये कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस एवं चीन। तो इसमें निसंदेह ये दिमाग में अपने रखना है, यही द्वितीय विश्व युद्ध के मित्र राष्ट्र हैं और यही सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। और देखिए ऐसा नहीं है कि इन अस्थायी सदस्यों में क्या कोई वेरिएशन नहीं होता, नहीं। स्टार्टिंग में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ही इसके स्थायी सदस्य थे। बाद में 1962 में या 65 में चीन इसका सदस्य बना। यद्यपि भारत को, एशिया महाद्वीप से भारत को सदस्य बनाए जाने का प्रावधान रखा गया था, प्रपोजल आया था, लेकिन चीन को प्रेफर किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय। तो चीन बाद में इसमें बना। तो इस तरह से ये 5 स्थायी सदस्य हैं। अब देखिए 10 अस्थायी सदस्य का मतलब क्या? अब ध्यान समझना, विश्व में जितने भी देश हैं जो यूनाइटेड नेशन के सदस्य बन चुके हैं उनमें से प्रत्येक 2 वर्षों के लिए 10 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्षों के लिए 10 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो ये 10 सदस्य चेंज होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि परमानेंट हो गए, नहीं, ये चेंज होंगे। इसीलिए तो ये अस्थायी सदस्य हैं, चूंकि ये परिवर्तित होते रहेंगे इसीलिए ये क्या है? अस्थायी सदस्य हैं। वर्तमान समय में 10 अस्थायी सदस्य जितने हैं इनकी अगर मैं एक लिस्टिंग आपके सामने रख दूं तो देखिए, एस्टोनिया हो गया, अपना भारत देश इंडिया हो गया, आयरलैंड, केनिया हो गया, मैक्सिको हो गया, नाइजर हो गया, सेंट विंसेंट हो गया, ट्यूनीसिया हो गया, नॉर्वे हो गया और वियतनाम। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये तो 10 सदस्य हो गए। इनमें से किसी एक को उठा सकता है, मान लीजिए आने वाले एग्जाम में, लेकिन ध्यान रखना है कि इनमें सबका कार्यकाल निश्चित तो है नहीं, तो किसी को भी उठा सकता है। लेकिन अधिकतर अभी 2021 चल रहा है तो 2021 तक इनका कार्यकाल निश्चित है। तो देखिए 2021 किसका है, 22 किसका है कार्यकाल, यहाँ पर मैंने निश्चित कर दिया। जैसे एस्टोनिया का कार्यकाल 2021 तक है, इंडिया का 2022 तक है। अब देखिए बच्चों, इंडिया के संबंध में एक इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में और नोट कर लें कि इसको अध्यक्षता यानी प्रेसिडेंसी भी मिली है। ध्यान रखना है कि ये जो 15 सदस्य सुरक्षा परिषद के होते हैं इनमें ही वैरी करती रहती है प्रेसिडेंसीशिप यानी अध्यक्षता। तो ध्यान रखना है कि अगस्त तक यानी अगस्त 2021 तक
इंडिया को सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी प्राप्त है और इसका कार्यकाल 2022 तक होगा। फिर हम देखेंगे कि आयरलैंड भी 2022 तक, केनिया भी 2022 तक, इसी तरह सारी कंट्रीज़ का अपना एक कार्यकाल निश्चित किया गया है। ऐसा नहीं कि सार्वभौमिक है, सदैव रहेंगे, ये 1-2 वर्षों के लिए ही इनका चुनाव होता है। तो ये अस्थायी सदस्य हो गए। अब देखिए, सुरक्षा परिषद के निर्णयों में कहीं न कहीं इन अस्थायी सदस्यों का रोल है, लेकिन जो सर्वाधिक और अनन्य शक्ति प्राप्त है वो किसको प्राप्त है? वो अस्थायी सदस्यों को प्राप्त है। अभी हम देखेंगे कि उनकी कार्य और शक्तियों में कि उनको जो वीटो शक्ति प्राप्त है वो एक तरह से अनन्य शक्ति जैसी है, जो कि अन्य सदस्य देशों को बिल्कुल ही नहीं प्राप्त है। तो अब हम लोग आगे बढ़ें और देखें कि इसके कार्य और शक्तियाँ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की क्या हैं। इस विषय की थोड़ी चर्चा करते हैं। तो देखिए, इसका मुख्य कार्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाता है। यानी ये जो सुरक्षा परिषद है, इसका जो प्रमुख ऑब्जेक्टिव है वो इंटरनेशनल पीस कीपर जैसी है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम वो उठाता है। क्या करता है कि जैसे शांति सेना भेजना। आपको मैं एक जनरल सी बात बताऊं कि जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका में जाफना प्रायद्वीप पर जब लिट्टे आतंकवाद बढ़ा तो उस समय श्रीलंका में भारत के सैनिकों को शांति सेना के रूप में भेजा गया था। उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री राजीव गांधी, इन्हीं कारणों से उनकी हत्या भी हुई। तो ये यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल शांति सेना भेजेगा उस स्थान पर जहां पर अशांति है। कुछ सैनिक कार्रवाइयां भी करने की शक्तियां इसके अंतर्गत हैं और किसी भी तरह का जैसे कि आर्थिक, व्यापारिक, यह प्रतिबंध भी लगा सकता है। अब देखिए बच्चों, इसी प्रतिबंध के प्रावधानों के ही तहत परमाणु शक्ति के प्रसार पर भी प्रतिबंध, जैसे CTBT वगैरह आपको याद है, यानी परमाणु अप्रसार संधि भी यूएनएससी के इसी प्रावधान के तहत है कि वो किसी देश को समझ रहा है कि नहीं ये अतिवादी स्वभाव का है, इसकी परमाणु शक्ति का विस्तार वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, वहाँ पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो इन उपायों के माध्यम से वह कार्य करता है कौन? सुरक्षा परिषद। अब देखिए, ये तो केवल इतने ही कार्य इसके नहीं है, इतनी जिम्मेदारियां नहीं है, इसके पास और भी कार्य हैं। जैसे देखिए, नए सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करना। जैसे किसी भी नए राष्ट्र के संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्वॉल्वमेंट के लिए जब तक सुरक्षा परिषद उसका अनुमोदन नहीं करती है तब तक वो प्रवेश नहीं कर पाता है। और देखिए, महासचिव के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका सुरक्षा परिषद की होती है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात को समझ लें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये भी किसका पार्ट है? यूएनओ का ही पार्ट है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो न्यायाधीश होंगे उनके चुनाव में भी सुरक्षा परिषद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब देखिए, इससे इस टॉपिक से प्रश्न कैसे बनेगा कि जैसे मान लीजिए उसने कूट वाले प्रश्न निर्मित किया और उसमें 2 या 3 कूट रख दिए। पहला रख दिया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा सुनिश्चित करना, दूसरा इनमें से कुछ रख दिया कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की सदस्यता प्रदान करना, महासचिव का चयन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का चुनाव इत्यादि। ये पॉइंट रख दिए, अगर आपके दिमाग में है तब तो आप कर लेंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। आपके दिमाग में केवल एक बात बनी रहेगी कि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रयासों के अलावा इसके अन्य कोई कार्य नहीं है। नहीं, इसके अन्य भी कार्य हैं जो इस प्रकार मैंने स्पष्ट किया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या है, और भी चीज़ें हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी मुद्दे पर सुरक्षा परिषद के कुल सदस्यों में से कम 9 सदस्यों की सहमति, यहाँ पर ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहले इस चीज़ को समझिए। यानी जैसे संयुक्त राष्ट्र ने कोई प्रपोजल, कोई रेजोल्यूशन रखा, तो उस रेजोल्यूशन के पास होने की 2 शर्तें हैं। पहली चीज़ कि कुल 15 कितने हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्यों को मिला के कुल 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों का अनुमोदन होना आवश्यक है।
तथा ये ध्यान रखना है कि जो 5 स्थायी सदस्यों की सर्वसहमति अनिवार्य है, और ये सर्वसहमति ही वीटो शक्ति है, ध्यान रखना है। अभी मैं इसकी चर्चा करूंगा। और जो 5 स्थायी सदस्य हैं, 5 में पांचों की सहमति उस मुद्दे पर होनी चाहिए। अब देखिए, इस तरह के प्रावधानों से कई सारे कार्य अच्छे भी होते हैं और कई अच्छे कार्यों पर प्रतिबंध भी लग जाता है। सर्वसहमति भी अनिवार्य है, यानी यही ये कहीं ना कहीं अच्छे प्रावधान भी हैं और बुरे प्रावधान भी हैं। यानी ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं, जब तक ये किसी विषय की पूर्ण अनुमोदन न कर दें तब तक वो रेजोल्यूशन पास ही नहीं होगा, यानी सभी की सहमति आवश्यक है। तो अब देखिए, जैसे भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्यता के संबंध में है, चीन वीटो कर देता है, तो क्या होता है, चीन की सहमति नहीं है तो वो चीज़ें पास नहीं होंगी। इसी तरह से किसी भी प्रकार का जो संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्णय है, उसकी ये 2 शर्तें हैं कि उसके संपूर्ण सदस्यों में से 15 और फिर ये इधर 5 स्थायी सदस्यों की सर्वसहमति चाहिए। अब देखिए, इसके हम वीटो शक्ति की चर्चा करते हैं। दरअसल ये क्या है, यह शक्ति केवल 5 स्थायी सदस्यों को ही प्राप्त है। पहली बात जानिए कि ये किनको किनको प्राप्त है। केवल जो 5 स्थायी सदस्य हैं, वीटो की शक्ति केवल उन्हीं को प्राप्त है, बाकी सभी 15 सदस्यों को नहीं प्राप्त है। यदि इन 5 सदस्यों में से किसी ने किसी निर्णय के प्रति असहमति दे दी तो वो निर्णय मान्य नहीं होगा। ये देखिए, आपके सामने ये बात रखी है, यानी इन 5 की सर्वसहमति किसी मुद्दे पर अनिवार्य है। अच्छा, एक रास्ता है, वो रास्ता क्या है, इस चीज़ को आप समझिए। जैसे किसी निर्णय में ना तो सहमति देना ना तो असहमति देना देश की अनुपस्थिति माना जाता है। मान लीजिए कोई देश, जैसे कि ब्रिटेन को ले लीजिए या चीन को ले लीजिए, 5 स्थायी सदस्यों में से कोई भी एक देश ना तो अपनी सहमति दे ना तो असहमति दे, तो ऐसे में उसको अनुपस्थित माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं माना जाएगा कि उस देश ने समर्थन नहीं किया, मतलब उसका ये वीटो अधिकार नहीं माना जाएगा, तो इसका मतलब वह देश तटस्थ है। ऐसे में वह बिना अपनी सहमति दिए भी बच सकता है। जैसे कि मान लीजिए चीन है, भारत के संबंध में अड़ंगा अड़ाता है, लगाता रहता है, लेकिन इसका सही रास्ता क्या है कि ना तो वो असहमति दे ना तो सहमति दे। तो ये माना जाएगा कि नहीं, यहाँ पर भारत के मुद्दे पर चीन मौन है, तो चीन का जो असहमति या सहमति दोनों ना देना वो उसके वीटो के अंतर्गत नहीं आएगा, और ऐसे में वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। ये एक उपाय है। अब हम लोग देखते हैं कि अगली महत्वपूर्ण व्यवस्था क्या है। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये मेंस राइटिंग में काम आएगा कि क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। तो पहले देख लें कि किन वो बिंदुओं के आधार पर हम इसकी विवेचना करेंगे कि किस सुधार की आवश्यकता है कि नहीं। वो बिंदु क्या हैं जहाँ पर कि हम उसका एनालिसिस करेंगे कि सुधार संभावित है कि नहीं। तो सबसे पहली चीज़ देखिए कि विकसित राष्ट्रों का प्रभुत्व है। अब आप देखिए, अगर आप देखेंगे कि ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और रसिया, इन चारों की अगर हम बात करें तो ये तो विकसित राष्ट्र ही हैं। चाइना जो आया ये विकासशील या अल्प विकसित राष्ट्र है, लेकिन लगभग इन्हीं की दशा दिशा में वो भी सम्मिलित हो चुका है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अल्प विकसित या विकासशील राष्ट्रों की बात ही रखने वाला वहाँ पर कोई नहीं है। अब आप समझें कि सब अगर विकसित राष्ट्र, विकसित अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र वहाँ पर हैं, तो वो अपने ही संबंध में हर समय नीति निर्णय बनाएंगे। तो ऐसा आरोप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंध में लगता आया है, क्योंकि स्थायी सदस्य जितने भी हैं वो लगभग सभी विकसित हैं, ना कि विकासशील हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरा बिंदु उठाएं तो वीटो की शक्ति का अनावश्यक प्रयोग, ये देख रहे हैं बच्चों, समझ लीजिएगा सर्वाधिक वीटो शक्ति का प्रयोग रसिया ने किया है। हर मुद्दे पर वीटो शक्ति का प्रयोग कोई ना कोई परमानेंट मेंबर कर ही देता है। तो इससे क्या होता है कि कोई नीति निर्णय जो आवश्यक है, पास होना चाहिए, वो भी नहीं हो पाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी कहीं ना कहीं इस पर भी सुधार होने की ज़रूरत है।
और उसके बाद देखें कि अल्प विकसित देशों पर भेदभाव। निश्चित रूप से जब अल्प विकसित या विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व ही कम होगा तो कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव होगा ही। जैसे कि आप ऐसे ही समझ लें कि जैसे कि परमाणु अप्रसार संधि के संबंध में आप देखिए कि जो पहले से परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं अब वो नए देशों को परमाणु संपन्न नहीं होने देना चाहते, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि नहीं हम भी अपनी परमाणु शक्ति को समाप्त कर दें। नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो पूरी दुनिया में अपना डोमिनेंस बना के रखना चाहते हैं। तो वहीं पर अल्प विकसित राष्ट्र जब ये बात करते हैं कि भाई जब आपने अपनी परमाणु शक्ति संपन्न कर ली तो हमें क्यों अधिकार नहीं है, तो उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका वहां पर प्रतिनिधित्व ही नहीं है, विकसित राष्ट्रों का ही सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है। अब देखिए एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका फर्स्ट। इसी तरह से हर एक कंट्री धीरे धीरे अपनी कंट्री के प्रति जो एक पूर्वाग्रही रवैया अपना रहा है, कहीं न कहीं एक वैश्विक समुदाय के दृष्टिकोण से वो भी घातक है। जैसे देखिए वी आर फर्स्ट की भावना से संयुक्त राष्ट्र को खतरा है। इस पॉइंट को आप डेवलप कर सकते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, इस पॉइंट में क्या चीज़ें लिखी जाएंगी? जैसे अमेरिका कहता है कि अमेरिका फर्स्ट। इसी तरह से आपने भी देखा ब्रेग्जिट नामक घटना घटी जिसमें ब्रिटेन यूनियन यूरोपीय संघ से अलग हुआ। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं प्रत्येक देश अब एक सामूहिकता के बजाय एक इंडिविजुअलिटी की ओर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत विकास, व्यक्तिगत स्वार्थों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तो यूनाइटेड नेशन जैसे संघ तो बिखर जाएंगे ना, इनकी प्रासंगिकता कैसे रह जाएगी? तो वास्तव में अगर इन बिंदुओं के आधार पर देखा जाए तो कंक्लूड आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब अगर हम आगे की बात करें तो देखें कि यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ बिंदु आपके सामने रखने ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर कहीं मेंस राइटिंग या किसी निबंध में आ जाए तो आप इन पर एक जनरल सा आइडिया बना के कर सकते हैं। कि देखिए बच्चों, जैसे कि भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए सदैव से प्रयासरत रहा है। अब देखिए आज से ही नहीं, बहुत दिनों से भारत सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए प्रयासरत है। अस्थायी सदस्यता क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि अस्थायी सदस्यों की जो शक्तियां हैं वो अनन्य है। तो भारत अगर चीन के बाद एक तरह से देखा जाए तो भारत विश्व का द्वितीय जनसंख्या वाला देश है, लेकिन प्रथम सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। क्योंकि चीन जनसंख्या में हमसे आगे है, अर्थव्यवस्था में हमसे आगे है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति चीन हमसे आगे नहीं है। तो ऐसी दशा में भारत का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी एक समय तो पांचवी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम आ गए थे, यद्यपि इस कोरोना के काल में, इस कोरोना के कहर से निश्चित रूप से विश्व के सभी देशों की इकोनॉमी गिरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर भी भारत वैश्विक दृष्टिकोण से इतनी ताकत रखता है या इतनी क्षमता रखता है, भारत के अपने संस्कार और विचार ऐसे हैं कि उसे सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दी जा सकती है, क्योंकि भारत से खतरा नहीं है, क्योंकि भारत के अपने नैतिक मूल्य हैं और भारत इसके लिए प्रयासरत भी रहा है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो भारत यूएन के प्रत्येक क्रियाकलाप में बढ़ चढ़ के भाग लेता है। ऐसा नहीं कि वो झूठ मूठ का या मनगढ़ंत ढंग से चाह रहा है सदस्यता, नहीं, वो बढ़ चढ़ के भाग लेता है भाई। कि जैसे आर्थिक योगदान करता है, सैनिक व्यवस्था यानी भारत अपनी तरफ से यूएनओ में शांति सेना भेजता है, और भी सामरिक एवं मानव सेवा से संबंधित बहुत सारे कार्य करता है। देखिए योग को पूरे विश्व में भारत ने विस्तृत किया, और इस कोरोना की पहली लहर में, 2020 की पहली लहर में विश्व के कई देशों की सीधे सेवा भारत ने की। पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे में भारत सदैव सक्रिय योगदान करता रहा है। तो इन दृष्टिकोणों से देखा जाए तो यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप के लिए भारत एलिजिबल है, अतः भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। इन बिंदुओं के आधार पर अगर कंक्लूड करना चाहें तो निश्चित रूप से ये कंक्लूजन, ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है
कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता प्रदान की जा सकती है। भारत के स्थायी सदस्यता ग्रहण करने से संयुक्त राष्ट्र संघ को कोई असुरक्षा नहीं है। तो इन बिंदुओं के आधार पर हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था को देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।